ऑलराइट, देखो एलिसा एक बार दोबारा समझा रहा हूं। एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसके इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज मुझे पता लगाना है कि एक इंसान को कोविड है या नहीं, है ना, तो मुझे पता लगाना है क्या इस इंसान को कोविड है या नहीं। ये इंसान है, इस इंसान के अंदर हमें या तो कोविड का वायरस मिल जाए, क्या मिल जाए, कोविड का वायरस, या फिर कोविड के खिलाफ जो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वो मिल जाए, यानी कोविड की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी कि नहीं होगी, वो मिल जाए। तो दोनों से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या तो कोविड का वायरस खुद ही मिल जाए या फिर कोविड का एंटीबॉडी मिल जाए। तो दोनों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको कोविड था या कोविड हुआ था, है ना। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसके जो भी सैंपल हमने उसकी बॉडी से कलेक्ट लिया, उस सैंपल को फिर से कोविड से ट्रीट करके देखते हैं। तो अगर कोविड की एंटीबॉडी से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज। तो कोविड की एंटीबॉडी बाहर हमने ले रखी है लैब में, उसके साथ कोविड के वायरस को ट्रीट किया। तो अगर इनके बीच में रिएक्शन हुई तो वो मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी टेस्ट में दिखाई दे जाएगी, क्योंकि अगर कोविड उसके सैंपल में हुआ और हमारे पास उसकी एंटीबॉडी है तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन हमें ऑब्जर्व हो जाएगी। अगर रिएक्शन हुई तो मतलब उसे कोविड था, अगर उसमें रिएक्शन नहीं हुई तो दैट मीन्स उसको कोविड नहीं था। सिमिलरली मैं एक और चीज टेस्ट कर सकता हूं कि उसके अंदर कोविड की एंटीबॉडी हो, शायद कोविड ना हो तो कोविड की एंटीबॉडी हो। तो कोविड की एंटीबॉडी को किससे बाहर से ट्रीट करूंगा, कोविड के एंटीजन से। कोविड अगर उसके ब्लड में कोविड की एंटीबॉडीज हैं तो मैं कोविड का एंटीजन डाल के देखूंगा, अगर रिएक्शन हुई दैट मीन्स उसको कोविड हुआ था। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो पॉइंट इज दिस, एलिसा इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। किस पे बेस्ड है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन पे। चाहे उसमें एंटीजन हो या उसमें एंटीबॉडी हो, उसका अगेंस्ट हम उसका अपने पास एंटीजन या एंटीबॉडी रख लेंगे। दोनों केसेस में अगर रिएक्शन हुई किसी भी केस में तो हम वो बोल देंगे कि उसको वो था। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कितनी एंटीबॉडीज है, कितनी एंटीजन है। टाइट्रेशन की तरह होता है, जैसे तुमने टाइट्रेशन करी है स्कूल में, टाइट्रेशन में कंसंट्रेशन चेक करते हैं, अननोन वॉल्यूम, है ना। तो उसी तरीके से हम एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन भी एलिसा से बता सकते हैं कि इतना लेवल में एंटीजन पाया गया, इतने लेवल में एंटीबॉडी पाई गई, तो उससे और हेल्पफुल हो जाता है वो एलिसा। क्लियर है प्रतिका, आवाज आ रही है? यस सर। सर मैं एक सेकंड डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूं, सेंटर कर रही हूं। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। देखना मीटिंग में अभी प्रतिका आएगा। Transgenic animals. Animals that have their DNA manipulated to possess an extra foreign gene are called transgenic animals. क्वेश्चन लिखो जो तुम होमवर्क में करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एक लाइन की डेफिनेशन है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल वो है जिसके डीएनए को तुमने चेंज कर दिया, तो उसके अंदर जब नया डीएनए आया तो उसके अंदर नया प्रोटीन बनेगा, तो वो एनिमल क्या है, ट्रांसजेनिक। वो एनिमल क्या है, ट्रांसजेनिक। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोलाई के अंदर इंसुलिन डाल दिया का जीन, तो वो इकोलाई क्या हो गया, ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक रैट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, पिग्स होती हैं, शीप्स होते हैं, काउज होते हैं, जो हमने बनाए हैं। हमने सबके मॉडल बनाए हैं। रैट्स के अंदर भी कुछ जीन डाल के देखा, काउज में डाल के देखा, अलग अलग जीन। क्या यूज है उनको ट्रांसजेनिक बनाने का? 95% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। मतलब सारे एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमने वो किया है एक्सपेरिमेंट, वो चूहे हैं, माइस हैं। ठीक है, तो 95% ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि इसका भी पॉइंट ये है कि वो बहुत सिमिलर है हमसे और वो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनके नंबर बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी उनको मेंटेन करना इजी है एज़ कम्पेयर टू मंकीज़ को रखने से। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हम माइस को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड मैमल है जिसपे हम यूजुअली टेस्ट कर सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं, तो जनरेशन्स भी देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मंकी। उसकी तो लाइफ स्पैन 40-50 साल तो होती होगी शायद, मंकी की 40 तो नहीं, 10-20-25 साल तो होता होगा कम से कम, है ना। तो एनीवेज, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड
to allow study of how genes are regulated, how they affect the normal function of the body. That is study of complex factors involved in growth and insulin like growth factors. Examples है, मतलब point is this, हमें एक जीन मिला ह्यूमन जीन में, हमें पता लगाना है ये जीन का काम क्या है हमारी नॉर्मल बॉडी में, तो हम क्या चूहे में डाल के देख लेंगे, चूहे में डाल के देखा वो जीन की चूहे के अंदर क्या असर आया उस जीन का, तो हमें अगर पता लगाना है कि कोई जीन का क्या इफेक्ट होता है नॉर्मल बॉडी पे, नॉर्मल फिजियोलॉजी पे, उस जीन को या तो डाल के देख लें या उस जीन को हटा के देख लेते हैं, तो उन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि क्या उस जीन का फंक्शन है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, महक बताओगे क्या जीन, उससे क्या पता चलेगा कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन में उसका क्या रोल है उस जीन का। By introducing genes from other species that alter the formation of this factor, the studying biological effect that results, information is obtained about biological role of the factor on the body. तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनका रोल हम जानना चाहते हैं, जो शायद माइस में नहीं है हमारे अंदर है, तो हम माइस के अंदर डाल देते हैं, तो हम हमारे अंदर है पर उनके अंदर नहीं है, तो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या फैक्टर का क्या रोल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चूहों में अभी आगे आएगा, चलो डिजीज में ही आएगा, मेनी ट्रांस, बस यही चीज़, जैसे हमारे अंदर कोई जीन पाया जाता है पर उनके अंदर नहीं पाया जाता, तो उनके अंदर डाल के देख सकते हैं हम कि क्या इफेक्ट आ रहा है उनकी बॉडी फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीजेज। अब पॉइंट इज दिस, अगर हमें सपोज कैंसर की दवाई बनानी है, कैंसर की दवाई को टेस्ट करना है, अब वो जो ह्यूमंस होते हैं जिनको कैंसर है और जो रेडी हैं वो दवाई को लेने के लिए, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन ट्रायल्स। वो दवाई के बिल्कुल एंड में आता है, जब दवाई बिल्कुल माइस पे, चूहों पे, एनिमल्स पे टेस्ट कर लिया गया है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, वो एंड में होता है कि हम ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है एज़ कम्पेयर टू चूहों की, पर ऐसा नहीं है। तो इंसानों पे तो एंड पे टेस्ट होता है, पर इंसानों से पहले अगर हमें टेस्ट करना है तो हम किस पे करते हैं? चूहों पे। अब चूहे को तो कैंसर है ही नहीं, तो चूहे को कैंसर कर दो, ठीक है, तो पॉइंट इज दिस। हाँ, तो हाँ तभी तो पता चलेगा कि वो कैंसर की दवाई काम कर रही है या नहीं, वो तुम्हें इंड्यूस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ गलत बात है, अब किसी को, अब हम जोड़ों के दर्द की दवाई बना रहे हैं, आर्थराइटिस की, तो पहले चूहे को जोड़ों का दर्द देना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस करने के भी मेथड्स हैं ना, उनको वो जीन डाल दिया जिससे आर्थराइटिस होता है, तो उसके तो many transgenic animals have been designed to understand how our gene contribute to development of the disease. हमने जीन डाला कि अच्छा ये वाला डिजीज शायद ना आर्थराइटिस का जीन है, तो हमने चूहे में डाल दिया और देखा थोड़े टाइम बाद उसको उसके घुटनों में सच्ची में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर द ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स, पहले उन्हें डिजीज देंगे तभी तो उसके ट्रीटमेंट देख पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? टुडे मेनी ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स। ठीक है, ये सब तो हमारे उसमें काम में होता था मास्टर्स में, हम एम फार्मा में, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हम ऐसे ही करते थे चूहों को, जब हम दवाइयों का टेस्टिंग करते हैं ना मास्टर्स में, बैचलर्स में भी हमें यही सिखाते थे कि चूहों को हैंडलिंग कैसे करना है और ऐसे चूहे को पकड़ना कैसे है, तो उसको इंजेक्शन कैसे लगाना है और एटसेट्रा। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, एक बार रीड करो इसको। हाँ,
तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कंटेन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कभी कभी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हमें देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडीए डेफिशिएंसी में हमने एडीए एंजाइम दिया था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, तो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। या इंसुलिन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये ज़्यादातर एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड by the introduction of the portion of gene which codes for a particular product such as human protein alpha 1 antitrypsin to treat emphysema। emphysema एक लंग्स की डिजीज है। अब ये लंग्स की डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है, पर वो प्रोटीन जो है कम अमाउंट में बन रहा है, किसी के तो एम्फीसीमा हो रहा है, एम्फीसीमा वाले को वो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब वो प्रोटीन कैसे बनाएं? एक तरीका तो है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बायो रिएक्टर्स में पड़ा है, पर दूसरा तरीका ये भी है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बनवाएं। मतलब हम किसी माइस के अंदर वो प्रोटीन डाल दें, माइस को ही फैक्ट्री बना दें उस प्रोटीन की, ठीक है। मतलब हमने अपना जो जीन था, कौन सी चीज का जीन चाहिए हमें? हाँ, बुरा माना, ट्रांसजेनिक पे बात करें। एंटी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, होमवर्क ही कर लो तुम लोग। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एक ह्यूमन प्रोटीन है, अगर इसको बनवाना है मुझे, ठीक है, तो मैंने इसके ट्रांसजेनिक एनिमल में ये जीन डाल दूंगा और उसके अंदर से ये प्रोटीन निकाल लूंगा, ठीक है। नहीं, पॉइंट इज दिस कि जैसे इकोलाई के अंदर किया था, इकोलाई भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, तो इकोलाई में इंसुलिन का जीन डाला था, इंसुलिन बनवाया था, तो वो भी ट्रांसजेनिक था। तो ऐसे ही अगर हमें कोई जैसे कोई भी प्रोटीन बनवाना है तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर अपना जीन डाल दें जिसका भी प्रोटीन बनाना है, तो उसकी बॉडी में से वो प्रोटीन को किसी तरीके से रिकवर करें। नहीं, जब उसके डीएनए से आया है तो नहीं, हाँ मारेगा ना। और वो सिमिलर होते हैं प्रोटीन्स, क्योंकि मैमल्स है ना हम सारे, तो मैमल्स हैं तो फिर वो इतना डिफर नहीं करता, ठीक है। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो हमने इन दोनों के प्रोटीन्स ढूंढ लिए हैं जो इन दोनों को हेल्प कर सकते हैं, पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको किसी एनिमल में डालकर उसमें वो प्रोटीन बनवा कर फिर उससे निकाल के ह्यूमन को दे सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, एक और एग्जांपल है इसका जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए। एक काऊ ही बना दी हमने, ट्रांसजेनिक काऊ, जिसका नाम था रोजी। तो रोजी जो है वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क देती थी। 2.4 ग्राम पर लीटर उसमें प्रोटीन होता था, जो कि ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था नॉर्मल मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है। मिल्क कंटेन एक और प्रोटीन अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। तो हमने काउज के अंदर जीन के अंदर चेंजेस करके एक ऐसी काउ बनाई जो ज़्यादा अच्छा मिल्क देती है, जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है और बैलेंस भी है ज़्यादा ह्यूमन बेबीज के लिए, ठीक है। कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है ना कि फिर हमने ये पढ़ा कि अच्छा चलो ऐसे कर सकते हैं, पर फिर हमने सब काउस में ये नहीं कर दिया, क्योंकि हमें भगवान जैसा नहीं बनना। भगवान ने बना के जो भेजा है, अगर ऐसा कुछ करने लगे तो वो हो जाएगा जो पिछले साल हुआ, पिछले से पिछले साल हुआ जो कोविड, ठीक है, हुआ। अगर हमने कुछ जीन का चेंज कर दिया और कुछ गड़बड़ हो जाए, वो काऊ ही इन्फेक्शियस हो जाए तो और काऊ ही काऊ हो जाए, तो फिर काउज ही बैठ के पढ़ रही होंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस को हटा दिया होगा। तो इसीलिए ये एथिकल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम चीज़ें टेस्ट करेंगे, पर हम उन्हें करेंगे नहीं, बस हम उसे देखेंगे कि ऐसा किया जा सकता है, पर हम करेंगे नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो वैक्सीन सेफ्टी इज अब अगर हम बात करें कि हमने कोविड की वैक्सीन बना ली, वो सेफ है या नहीं है पता लगाना है, तो फिर चूहे को लगा के देख लो, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि हमने अगर देखना है कि कोई चीज़ पॉइजनस है या नहीं है, कोई कितना पॉइजनस है कितना कम है, तो पहले उस जो माइस है उसको और ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं, उसके अंदर वो जीन डाल देते हैं जिससे हमें पता है कि वैक्सीन के साथ उसको खराबी हो जाएगी, और फिर वैक्सीन लगाएंगे। तो मतलब वैसे तो माइस को ऐसे भी लगा सकते हैं, नॉर्मल माइस को, ट्रांसजेनिक माइस की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो बात को? माइस तो माइस है ना, तो माइस में हमने अपना कोविड की वैक्सीन लगाई, माइस जिंदा रहा या मरा वो तो चलो ठीक है, पर हम माइस को पहले चेंज करेंगे कि उसको ज़्यादा असर हो इस वैक्सीन का।
और फिर उसको वैक्सीन लगाएंगे, फिर देखेंगे। तो ये भी थोड़ा सा अलग मेथड है। तो ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। Transgenic mice are used to test safety of polio vaccine. If successful, they could replace the use of monkeys to safety test. तो कोविड को monkeys पे भी टेस्ट किया गया था, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस कैसे? जीन्स चेंज करके, किसी का जीन चेंज कर दे वो ट्रांसजेनिक हो जाता है, बोला, ठीक है। अच्छा, केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग, सेम जैसे वैक्सीन की सेफ्टी के लिए था वैसे केमिकल सेफ्टी के लिए। कोई केमिकल जो हम डे टू डे यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेयर डाई है ना, तो या ऐसे ब्लीचेस एटसेट्रा, कुछ केमिकल है जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं उनको टेस्ट करना है। वो वैक्सीन नहीं है, फिर भी उनको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाएगा। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी द जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगेन उसको हमें पता हो कि ये जीन से की वजह से ज़्यादा कैंसरस है, कैंसर क्रिएट होता है, तो हम वो जीन पहले उसमें डालेंगे, फिर उसको वो डालेंगे, देखेंगे फिर कैंसर होता है कि नहीं होता। तो इस तरीके से हम केमिकल सेफ्टी में यूज़ करते हैं। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स ऑफ यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको तो पूरा होमवर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर याद करना है। अगर मैं कल नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूँगा तो मैं कोई भी पॉइंट दे दूँगा। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक इन स्टडी ऑफ डिजीजेस इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। लास्ट, एथिकल इश्यूज। जो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। एथिकल माने कि सही और गलत में पहचान करना कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो ह्यूमंस कुछ भी टेस्ट तो कर रहे हैं, पर उसको एक लिमिट भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम वैसे तो अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर हम वो करने नहीं वाले। जैसे रोज़ी में हमने देखा कि एक काऊ बन जाएगी जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, पर हम सारे काउस को तो नहीं कन्वर्ट कर देंगे या कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स एटसेट्रा, ये सब कहानी है। तो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमेटी, उसका नाम याद रखना है, GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। दैट मीन्स अगर तुम्हें कुछ भी जेनेटिक इंजीनियर से रिलेटेड करना है, चाहे चूहों पे ही करना है, तो भी तुम्हें इससे क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। और इन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो भले के लिए है, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, मज़े के लिए नहीं कर रहे हो, तो फिर और तुम इससे कुछ साइंटिफिक गुड होने वाला है, तो वो अप्रूवल कमेटी देगी और फिर ये काम होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब। इसके अलावा एक और कहानी है पेटेंट्स की। अगर सपोज तुमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंज कर दिया, अब तुम बोलोगे मैंने बहुत पैसा लगाया है उस नए चूहे को या नई काऊ को बनाने में, तो मुझे उससे पैसा भी कमाना है, तो मैं उसका पेटेंट फाइल कर रहा हूँ। पेटेंट माने कि सिर्फ मैं ही ऐसी काऊ प्रोड्यूस कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, या मैं ही ऐसा प्रोटीन, एम्फीसीमा का जो प्रोटीन है ये मैं ही प्रोड्यूस करूँगा और कोई नहीं कर सकता, तो इसे बोलते हैं पेटेंट ले लेना। तो दो तरह की मेडिसिन होती हैं जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो ना, जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंटेड मेडिसिन। तो दो तरह की मेडिसिन होती है, एक होती है पेटेंटेड, जिसमें किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पैसे लगा के एक नया मॉलिक्यूल ढूंढा है, और वो कह रही है कि अब मुझे मॉलिक्यूल बनाना तो आ गया, मॉलिक्यूल बनाना तो सस्ता है, तो पर हम उसका रेट कम नहीं करेंगे। रेट कम कर दिया तो फिर हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे? समझ में आई बात? तो अगर कोई कंपनी है जो नया एंटीबायोटिक बना रही है, तो वो क्या करती है, जो भी जितना पैसा लगाया उसमें, अब वो केमिकल बना लिया, पता चल गया केमिकल यूजफुल है, पर और उसको बनाने में सिर्फ 5-10 रुपये लगते हैं, पर वो उस मेडिसिन को 500 रुपये में बेच सकती है। क्यों? क्योंकि उसको डेवलप करने में इतना पैसा लगा था। तो ऐसी मेडिसिन जो होती है वो होती है पेटेंटेड मेडिसिन। क्या होती है? पेटेंटेड। अब ऐसे पेटेंट फाइल होता है हर एक मेडिसिन के लिए कि 20 साल तक गवर्नमेंट कहती है कि ये मेडिसिन तुम्हारी है, तुम इससे प्रॉफिट लोगे और कोई नहीं बना सकता। 20 साल बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। तो पेटेंट जब एक्सपायर होता है तो कोई भी उस मेडिसिन को बना सकता है, तुम भी अपनी फैक्ट्री लगाओ और उस मेडिसिन को बना सकते हो। तो इससे जो मेडिसिन बनती है वो बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। तो वो सस्ती होती है, 10 रुपये की, 5 रुपये की। तो एक ही मेडिसिन के बहुत अलग अलग प्राइसेस होते हैं, एक जेनेरिक होती है और एक पेटेंटेड। इसी तरीके से अगर तुमने सपोज एक राइस किसी ने बनाया, ठीक है, राइस इंडिया का उठाया, उसमें थोड़ा सा जीन चेंज कर दिया, तो उसने बोला ये मैंने बनाया बासमती राइस, अब मैंने उस पर पेटेंट भी ले लिया उसने US में,
तो अब जब उसने यूएस में पेटेंट उसको मिल गया, तो जो इंडियन फार्मर है जो बासमती राइस करता था, बेचता था, वो तो बेच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इज दिस, इसे बोलते हैं बायोपायरेसी। इसे क्या बोलते हैं? तो एक कंपनी ने ऐसा किया था 1997 में, जिसने एक नई वैरायटी बोला कि मैंने नई बासमती राइस बना दी है, और उसके लिए पेटेंट ले लिया। उसको एक इन्वेंशन दिखाया, एक नॉवेल्टी दिखाया, पर फिर ये चीज़ में इंडियन जो फार्मर्स हैं वो बेच नहीं पाते, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी, ऐसे ही इंडिया के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको वो बचा के रख सकते हैं हम, और उसके अंदर अगर जेनेटिक चेंजेस करके कोई पेटेंट ले ले तो वो गलत होगा, और उसके खिलाफ कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए। दैट इज़ वो हम यहाँ से रीड करेंगे और लिख के लाएंगे। ठीक है, होमवर्क दे दूँ? लिखें।